Welcome. We have talked about stationary time series and some concepts like white noise, properties of stationary time series, and today we shall talk about more on stationary time series and introduce the concept of non-stationary time series. So here you see we have variable 1. If we plot it, I'll provide its data to you through email. If we plot this data, तो you see it's autocorrelation function. What is autocorrelation function? कि आपके पास legs के साथ correlation of yt जो ये सीरीज थी with yt minus 1, correlation of yt with yt minus 2. तो ये सेकंड स्पाइक जो है ये सेकंड पे जो आपको नजर आ रही है ये कोरिलेशन ऑफ yt माइनस 2 है. ये थर्ड स्पाइक जो आपको नजर आ रही है ये कोरिलेशन बिटवीन yt एंड yt माइनस 3 है, यानी कि yt के थर्ड लेग के साथ. और ये आपके पास फोर्थ लेग, फिफ्थ लेग, सिक्स्थ लेग पे आप देख रहे हैं कोई खास कोरिलेशन नहीं है, एंड सो ऑन. तो आप देखें तो ये फौरी तौर पे इमीडिएटली डिके हुई है 0.7, 0.49, 0.35 के करीब करीब ये इमीडिएट एक डिके आता है. तो दिस इज कॉल्ड AR1 प्रोसेस. यहां पे आपके पास जो है yt, असल में यहां पे था yt इक्वल टू 0.7 yt माइनस 1. तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक डिके बन रहा है. ये आपके पास जो बन रहा है ये ज्योमेट्रिक डिके बन रहा है. सिमिलरली इफ यू लुक एट मूविंग एवरेज प्रोसेस की हमने लास्ट टाइम भी चेक किया था डेफिनेशन में. तो ये आपके पास डेफिनेशन मूविंग एवरेज जो है ये आपके पास क्या चीज है. तो लेट्स सी, पहले मैं आपको मूविंग एवरेज की इक्वेशन दोबारा से हम यहां लिख देते हैं. सॉरी, मेरी यहां पे राइटिंग जो है वो थ्रू दिस मीडिया बहुत ही खराब आती है. एप्सिलॉन टी प्लस बीटा एप्सिलॉन टी माइनस 1. तो अब ये जो कोएफिशिएंट है बीटा ये आपके पास 0.7 है जिसको 5.1 कह रहे हैं. तो आप देखें कि अगर मूविंग एवरेज प्रोसेस होगा, ये मॉडल मूविंग एवरेज प्रोसेस है, ये डेटा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. तो इसका ECF देखिए तो एक स्पाइक के बाद, इस स्पाइक के बाद क्या हो, ये दो स्पाइक्स अंदर आ गए, एक स्पाइक के बाद फौरी तौर पे क्या हो गया, जीरो की तरफ अप्रोच करना शुरू हो गया. तो हम ये कहते हैं कि अगर ACF ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ मूविंग एवरेज आप प्लॉट करेंगे तो इट विल कट ऑफ एट लेग 1. अगर ये मूविंग एवरेज 2 होता तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यहां पे लेग 2 तक जाता. इफ इट हैज बीन मूविंग एवरेज ऑर्डर 3 तो इट वुड हैव बीन अप टू 3, 4, 5 लाइक दिस. बट हियर यू हैव मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 1, so therefore this after leg 1 it cuts off to 0. तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है. अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो काफी हद तक आपको मॉडल आइडेंटिफिकेशन जो है वो करना आसान हो जाएगा. वो ये है कि आप जो है इसको ये आप प्लॉट करेंगे, उसके बाद ये इस ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आ गया. ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में जो ऑटो रिग्रेसिव का ACF होगा वो डिके नहीं करेगा इमीडिएटली. जो मूविंग एवरेज का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होगा वो मूविंग एवरेज का जो ऑर्डर होगा उसके फौरन बाद डिके कर जाएगा. इसका मतलब, और PACF पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में क्या होगा, रिवर्स होगा. यानी कि मूविंग एवरेज ऑर्डर 1 का पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये ज्योमेट्रिक डिके की तरह होगा, और ऑटो रिग्रेसिव ऑर्डर 1 का जो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो सिंपली ये इस ACF की तरह होगा. तो इसका मतलब यह है कि इसका जो मिरर इमेज है या इसका जो ऑपोजिट है दैट इज पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. तो इसका मतलब है ACF से मूविंग एवरेज का ऑर्डर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और PACF से पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से AR का ऑर्डर हम आइडेंटिफाई करते हैं. अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उसमें ये बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी. तो यहां पे देखिए पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है. पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है कि लेट्स से मैंने yt को A0 प्लस
A1 yt minus 1 प्लस A2 yt minus 2 प्लस एप्सिलॉन टी। तो ये जो A2, तो ये yt का yt माइनस 2 के साथ जो है, ये जो yt का yt माइनस 2 के साथ कोरिलेशन है, ये जो A2 है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या जिसको आप पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते रहे हैं। तो ये सेल्फ रिग्रेसिव है, इसलिए इसको हम इस फॉर्म में ले रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये yt और yt माइनस 2 के दरमियान कोरिलेशन है, holding the effect of, eliminating the effect of yt minus 1 from yt as well as from yt minus 2. I'll explain it in another video. ये holding the effect of constant का क्या मतलब होता है, ये पहले भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, काफी कंफ्यूजन है। Let's go to partial autocorrelation function of A or P. In general क्या होता है, yt equal to A1 yt minus 1 plus A2 yt minus 2 and so on plus AP yt minus p t minus p plus epsilon t। तो ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ ऑर्डर p हो गया। तो p इज फॉर ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस, Q इज फॉर मूविंग एवरेज प्रोसेस। तो यहां पे ये देखिए, दोबारा से मैंने ये इसी चीज को इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये आपके पास पार्शियल, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। लेट्स गो। ओके, नाउ वी हैव दिस ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। You see, this is AR1 process and its autocorrelation function starts declining geometrically. Look here. It starts declining geometrically. When it is with negative sign, तो you see yt equal to minus 0.8 yt minus 1, तो एक दफा और अगली दफा होगा माइनस पॉइंट इंटू माइनस 0.64, अगली दफा 3 माइनसेस मल्टीप्लाई होंगे, तो दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये अल्टरनेटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो तो ये इस तरह से। तो यहां पे भी आप देखिए, दोनों के दोनों ज्योमेट्रिक डिके हैं। एक में ये है कि वो कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से एक ही फॉर्म में डिके कर रहा है, दूसरे में जो है वो अल्टरनेटिव डिके चल रहे हैं। लुक एट दिस, ये प्रोसेस है आपके पास AR3। तो यहां पे भी देखिए, तो ये दिस इज बिकमिंग अ ज्योमेट्रिक डिके, और यहां कोएफिशिएंट्स के साइंस चूंकि आपके पास जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा एक आपके पास जो है वो उसका जो है वो पैटर्न है कि थोड़ी सी डिक्रीज आती है, फिर इंक्रीज आ जाती है, डिक्रीज आती है, इंक्रीज आ जाती है। ओके, और अब आप देखिए पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो मैंने जैसे अभी बात की थी कि पार्शियल ऑटो कोरिलेशन का फंक्शन मतलब ये होता है कि बाकी वेरिएबल्स का इफेक्ट उसमें से एलिमिनेट कर दिया जाए। तो AR1 प्रोसेस में चूंकि पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यानी कि yt का सिर्फ yt माइनस 1 के साथ होगा, yt माइनस 2 के साथ नहीं है, तो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एक लेग के बाद कट ऑफ हो गया, और अगर नेगेटिव था तो ये नेगेटिव साइड से एक लेग के बाद कट ऑफ हो गया। अगर आपके पास AR2 प्रोसेस था तो ये आपके पास 2 लेग के बाद, अगर यहां पे 3 है तो ये देखिए 1, 2 और ये 3, तो ये 3 लेग के बाद आपके पास जो है वो कट ऑफ हो गया। यहां पे भी तकरीबन 3 लेग्स के पास, एक ये छोटा सा पहली जगह पे नजर आ रहा है और ये 2 लेग्स नजर आ रहे हैं। तो यहां बात ये हो रही है कि पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की बेस से हम अपने मॉडल की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कट ऑफ कर जाए एट सर्टेन लेग और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ज्योमेट्रिक डिके करे, तो ये प्रोसेस AR होता है। और अगर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ज्योमेट्रिक डिके कट ऑफ करे एट लेग Q 1, 2, 3 और उसका जो है वो
ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है ज्योमेट्रिक डिके करे, मैं दोबारा से बात कर देता हूं। अगर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कट ऑफ कर दे एक या दो लेग्स के बाद और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ज्योमेट्रिक डिके करे तो वो प्रोसेस क्या होता है, मूविंग एवरेज। और अगर एसीएफ और पीएसीएफ, मैं अब इसके बाद से एसीएफ और पीएसीएफ कहता रहूंगा, एसीएफ और पीएसीएफ दोनों के दोनों ज्योमेट्रिक डिके कर जाए तो शायद वो मिक्स मॉडल हो सकता है एआर एमए पी क्यू। पी और क्यू का ऑर्डर क्या है, नॉर्मली जितने लेग्स पे वो कट ऑफ होता है हम कहते हैं कि ये पी का लेग है, और इसी तरह से एसीएफ जितने लेग्स पे कट ऑफ होता है हम कहते हैं कि वो क्यू का लेग है। तो अब यहां पे अगेन बात हम उसी चीज को फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो ये है मूविंग एवरेज प्रोसेस। तो यहां देखिए एसीएफ 3 लेग के बाद कट ऑफ हो गया और पीएसीएफ ज्योमेट्रिक डिके हो गया, जिसका मतलब यह है कि ये प्रोसेस मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है। और अगर ये पीएसीएफ होता, ये वाली चीज पीएसीएफ होती और ये वाली चीज एसीएफ होती तो ये प्रोसेस जो है वो एआर प्रोसेस होता। और अगर दोनों की दोनों इस फॉर्म में होती तो ये प्रोसेस शायद आपके पास एआर एमए की कोई फॉर्म होती। तो लेट्स रब दिस। So this is how we calculate this. We identify our model. Okay, let's go to the next one. अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं, एक टेबल दिखाऊंगा जहां से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आपके पास एसीएफ और पीएसीएफ से हम मॉडल को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हम प्लॉट करते हैं, फिर एसीएफ और पीएसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एसीएफ और क्या चीज है, लेग और कोरिलेशंस का प्लॉट अगेंस्ट लेग ऑफ वाईटी, ये जो भी आपके पास सीरीज है। तो ये वो टेबल है जिसको आपको समझने की जरूरत है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके पास प्रोसेस AR1 है तो उसका एसीएफ क्या करेगा, ज्योमेट्रिक डिके कर जाएगा, उसका एसीएफ ज्योमेट्रिक डिके कर जाएगा। और अगर वो प्रोसेस जो है वो और उसका पीएसीएफ उतने एक दो लेग के बाद 0 हो जाएगा। और अगर AR-P प्रोसेस है, P जनरल टर्म है, AR2 भी हो सकता है, AR3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये एक जनरल टर्म है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपके पास जो है वो ये आपके पास P ज्योमेट्रिकली डिके करेगा और ये आपके पास P लेग्स के बाद कट ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली आप देखिए मूविंग एवरेज है तो इसका वही जो ये चीज थी वो यहां पे आ रही है और ये वाली चीज जो है ये ऐसे चल रही है। तो दिस इज कॉल्ड दिस इज हाउ वी डू इट। ओके, तो ये आप देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे का रिवर्स इमेज होगी, तो इससे आपको आइडेंटिफिकेशन होगी। और अगर दोनों के दोनों ज्योमेट्रिक डिके करेंगे तो आप देखिए तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ARMA11, ARMA-PQ। P और Q जनरल टर्म्स हैं, ये P1 हो सकता है, Q1 हो सकता है। P फॉर पाकिस्तान, ये P जो है ये AR का ऑर्डर होता है, Q फॉर क्वेश्चन ये MA का ऑर्डर होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ACF जो है दैट डू नॉट गो टू 0, तो इसका मतलब ये है कि सीरीज नॉन स्टेशनरी है। अगर आपके पास ACF हो और वो 0 को अप्रोच नहीं करे, ऐसे बहुत लंबी उसके लेग्स, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में देखा था कि उसके लेग्स डिके नहीं करें बहुत देर तक, स्टैंडर्ड एरर रेंज ये है, स्टैंडर्ड एरर रेंज ये है लेट्स से, और लेग्स इससे बाहर रह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये प्रोसेस क्या है, नॉन स्टेशनरी है। तो PACF ACF जो है ये बेसिकली बॉक्स जेनकिन में पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि मॉडल आइडेंटिफिकेशन, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बहुत सारे कंप्यूटर पैकेजेस ऑटोमेटिकली भी प्रोवाइड करते हैं। ऑर्डर्स तो बहरहाल हमें मैनुअली जरूर देखना चाहिए, ऑटोमेटिक्स की हेल्प लेनी चाहिए, बट वी शुड नॉट रिलाई कंप्लीटली ऑन ऑटोमेटिक। स्टेशनरी टाइम सीरीज, तो अब आपके पास अगर स्टेशनरी टाइम सीरीज होगी तो पहले आप मॉडल आइडेंटिफाई कर लेंगे। AR1 है,
तो फिर आप उसको एस्टिमेट कीजिए। अगर मूविंग एवरेज है तो मूविंग एवरेज को एस्टिमेट कीजिए, फिर उसके रेजिडुअल्स की डायग्नोस्टिक चेकिंग में जाइए। तो अगर आपको ये लगे कि ये सारी चीजें जो है वो आपके पास रेजिडुअल्स उनके व्हाइट नॉइज की तरह बिहेव करते हैं, आई शैल शो यू एम्पिरिकली, तो फिर उसके बाद आप उस मॉडल को करेक्ट अस्यूम करते हुए यू कैन गो फॉर फोरकास्टिंग। अगर स्ट्रक्चरल ब्रेक्स हैं नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विदाउट स्ट्रक्चरल ब्रेक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है इसकी बहुत ज्यादा वर्थ नहीं होती। एआईसी बीआईसी आपको पता है कि ये आपके पास फार्मूलाज हैं, आपने फार्मूलाज में नहीं जाना, आपको कंप्यूटर कैलकुलेट करके देगा। तो सो लॉन्ग एज यूनिवेरिएट मॉडल्स आर कंसर्न्ड आपको एआईसी और बीआईसी पे एसबीसी पे रिलाई कर सकते हैं। फोरकास्टेबिलिटी, तो फोरकास्टेबिलिटी मैंने पहले जैसे कहा कि एक विद इन सैंपल होता है, एक आउट ऑफ सैंपल होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपना जो मॉडल लगाते हैं वो तो लगाते हैं 1 से लेकर 250 तक, लेकिन जो फोरकास्ट करना है वो 251 से 300 तक करना है। तो ये आउट ऑफ सैंपल हो गया, ये आउट ऑफ सैंपल हो गया और ये विद इन सैंपल हो गया। तो ये बेसिकली आपको फोरकास्ट करनी है किस बेस पे, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज अवेलेबल होते हैं। अकाउंट फॉर पॉसिबल स्ट्रक्चरल ब्रेक्स, तो स्ट्रक्चरल ब्रेक्स की बात हम करेंगे फिलिप्स पेरॉन टेस्ट में। तो इस वक्त हम इसको नहीं देख रहे। जो लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं रेगुलर वाले, उनको मैंने चाओ ब्रेक पॉइंट टेस्ट की थोड़ी सी बात की थी कि जी एक चाओ ब्रेक पॉइंट टेस्ट होता है, तो आप चाओ ब्रेक पॉइंट टेस्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको यह पता होना जरूरी है कि ब्रेक पॉइंट कहां पे आ रहा है। तो इस पे हम स्ट्रक्चरल ब्रेक पे बात करेंगे इन आवर फिलिप्स पेरॉन यूनिट रूट टेस्ट में। तो ये आपके पास बिल्ट इन फीचर्स हैं, हर सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। अच्छा जी, ये आपको एक प्राइस अर्निंग रेशियो का डेटा दिया जाएगा। बेसिकली जो स्टेशनरी फिनोमिना है सॉरी ये जो स्टेशनरी फिनोमिना है, ये बेसिकली प्राइस अर्निंग रेशियो जो है, ये बेसिकली अगर आपके पास स्टेशनरी प्रोसेस है तो इट मींस कि आपने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तरफ या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आती है। नॉन स्टेशनरी का मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम को वापस नहीं आती। तो आई प्रोवाइड यू डेटा। तो व्हाट इज नॉन स्टेशनरी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, हाउ डू वी डिटरमाइन वेदर अ टाइम सीरीज इज नॉन स्टेशनरी, इज माई टॉपिक फॉर नेक्स्ट वीडियो जो कि अभी मैं अपलोड करने लगा हूं। सो प्लीज टेक केयर, कीप ऑन वॉचिंग।